strike into the crowd. Probably the best investment you can make is in yourself. नमस्कार दोस्तों, अगेन वही बोरिंग सा चेहरा हर दिन वाला। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा कि आपने शुरुआत में जो वीडियो की स्टार्टिंग देखी उसमें कॉमन चीज क्या है। खुद के साथ 1 मिनट बिताइए और सोचिए कि कॉमन कौन सा थ्रेड है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। अगर आप सही दिशा में सोच रहे हैं तो बिल्कुल वो बात ये है कि इन सब ने अपनी-अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और जहाँ पर भी वो हैं, जो हम उनसे एक प्रेरणा लेते हैं, वो 1 दिन या 2 दिन में नहीं बना। जो हम ग्राउंड पे धोनी के शॉट्स देखते हैं या फिर जो हम बुफे जी की वेल्थ देखते हैं या फिर जो किशोर कुमार जी की सुरीली आवाज़ थी, उसमें सालों लगे थे। तो ऐसा क्या है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की फील्ड में आते हैं, तो हमें 1-2 दिन में ही मल्टीबैगर्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर हम पेशेंस क्यों भूल जाते हैं? तो इस चैनल पर मैं वही कोशिश करता हूँ कि आपको सिखाया जाए कि पेशेंस कैसे डेवलप करना है, जिससे आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें और आप भी एक रिटर्न बना सकें, एक वेल्थ बना सकें लंबी अवधि के टाइम में। मैं शुरुआत में यहाँ सबसे पहले आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और मैं आपको कुछ दिखाऊँगा और आपसे आपकी ओपिनियन पूछूँगा। आप खुद के बारे में सोच सकते हैं कि ये क्या है? क्या आप इस वेबसाइट पर पहले कभी गए हैं? आपने देखा है कि ये क्या है? आशा है कि मैक्सिमम ऑडियंस को नहीं पता होगा कि ये कौन-सी वेबसाइट है या फिर यहाँ पर हमें क्या मिलता है। अब क्यों नहीं मिलता है, ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। बिकॉज़ अगर इन्वेस्टर नॉलेजेबल हो गया, तो ब्रोकिंग का बिज़नेस बैठ जाएगा एक तरीके से। कुछ ब्रोकर्स को अगर आप हटा दें, तो ज़्यादातर लोग केवल रिकमेंडेशंस में बिलीव कर रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज़ ये ब्रोकिंग तो करते हैं, पर साथ ही साथ इनका एक नॉलेज का डेटाबेस है, जो काफ़ी मदद करता है इन्फॉर्मेशन सीखने पे। ये आसानी से हमें नहीं मिलते बिकॉज़ कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है कि हम कहाँ से ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप कंपनी के बारे में या सेक्टर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है देखना कि आप कहाँ से पढ़ें, आपकी इन्फॉर्मेशन का स्रोत क्या है, आप किस सोर्स से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँगा। ये मोतीलाल ओसवाल की प्राइवेट मैनेजमेंट जो ग्रुप है, जो हाई वेल्थ लोग होते हैं, उनका फंड्स ये मैनेज करते हैं। इस वेबसाइट पर एक नॉलेज का सेक्शन है, वहाँ पर मैं आया हूँ अभी। तो आप जब सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है अबाउट अस सेक्शन है, उससे हमें अभी मतलब नहीं है। अल्फा स्ट्रैटेजिस्ट एक बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन है, जिसके 100 एडिशन आ चुके हैं और मैं श्योर हूँ कि हमारे आधे से ज़्यादा ऑडियंस को नहीं पता होगा कि ऐसी कोई मैगज़ीन एक्ज़िस्ट भी करती है। और नीचे ये नॉलेज सेंटर करके है। यहाँ पर एक पूरा डेटाबेस बना हुआ है ऐसे डॉक्यूमेंट्स का, जिनको पढ़कर हम एक इकोनॉमी का डायरेक्शन पता कर सकते हैं या फिर सेक्टर्स कैसे अलॉट करते हैं, सेक्टर्स कैसे स्टडी करते हैं, वो सीख सकते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया है नॉलेज सेंटर पर। यहाँ पर क्या दिख गया मुझे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे ऊपर आपको दिख रही है अल्फा स्ट्रैटेजिस्ट, जो आती है हर महीने। मार्च की है, अप्रैल की है और नीचे एक इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है जो एनुअल लेवल पे आती है। पिछली वाली 210 दिन पहले आई थी। तो इसके नीचे भी आप जाएँगे तो एक वेल्थ क्रिएशन स्टडी है। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, एक-एक करके इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हम इवैल्यूएट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में फोकस करूँगा मैं अल्फा स्ट्रैटेजिस्ट मैगज़ीन पर। तो जो ये अप्रैल में आई थी, पिछले मंथ ही, इसको हम खोल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या-क्या मिल सकता है। तो मैं व्यू ऑप्शन पर जाऊँगा, तो इसमें रेगुलर कॉलम्स होते हैं, ऊपर एडिटोरियल होता है। इसके बारे में आपको मैं ब्रीफ में समझाऊँ, तो अगर आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, तो शुरुआत के 10-12 पेजेज़ में एक रफ आइडिया मिल जाता है कि ये जो बड़ा-सा ग्रुप है, ये अपने हाई वेल्थ इंडिविजुअल्स को क्या सलाह दे रहे हैं और ये क्या ये क्या सलाह दे रहे हैं या फिर ये क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे कई एक्सपर्ट्स की नॉलेज सुनने के बाद आप जब खुद की एनालिसिस से उसको मर्ज करेंगे, फिर एक नया डायरेक्शन निकलता है नॉलेज का। किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो हमारा सबसे शुरुआत में वीडियो का सेगमेंट था, जो धोनी ने 6 मारा, वो 6 हम सबको याद है। पर धोनी ने करियर में मिस हिट्स भी बहुत किए हैं। जब इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन गलतियाँ कर सकता है, तो हम आप तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, तो आप ये मान के चलिए कि गलतियाँ सबसे होती हैं। इन एनालिसिस रिपोर्ट्स को पढ़ के गलतियाँ करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर गलतियों के चांसेस कम करने हैं पहले। इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर आपको दिख गया कि कंटेंट क्या-क्या है, उसके बाद जो
रेट स्पीक हो गया, ये सब आप स्किप मार सकते हैं। और सबसे पहले शुरू होता है एडिटोरियल से। इस मैगजीन का जो एडिटर हैं वो बेसिकली ऊपर आपको एक ब्रीफ में समरी देते हैं कि पिछले महीने में क्या क्या हुआ, टैक्सेस कहाँ कट हुए, यील्ड कौन सी बढ़ी है। तो जैसे आपको रफली मैं गो थ्रू कराऊंगा इसके 10 ईयर जी से यील्ड इन्होंने बता रखी है, फिर डिटेल किया इन्होंने कि आरबीआई की पॉलिसीज क्या क्या चेंज हुई हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा तो ये आशीष शंकर जी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, एक एडिटोरियल हो गया कि इस मैगजीन में हम किस बारे में बात करेंगे। तो ये मैगजीन की शुरुआत होती है एसेट क्लास परफॉर्मेंस के थ्रू। तो पहला ग्राफ जो आप देख रहे हैं, इन्होंने ये एनालिसिस दी है कि 100 रुपए अगर इन्वेस्ट होते 1990 में तो मार्च 2021 में उसकी कीमत क्या होती डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में। तो इक्विटी में 13.9 है, और अगर आप यूएस के मार्केट में डालते हो तो 13.2 है, जो इंडिया से थोड़ा सा कम है बिकॉज इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं हर इकोनॉमी होती है टॉप आउट हो जाती है, मतलब जब ग्रोथ काफी ज्यादा हो चुकी है तो अपवर्ड हेड स्पेस थोड़ा कम बचता है। हमारी अभी कंपेरेटिवली ग्रोइंग इकोनॉमी है, छोटी इकोनॉमी है, तो अपवर्ड स्कोप बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है फ्यूचर में डिफरेंस और बढ़ जाए अगर हमारी इकोनॉमी अच्छे से फंक्शन करती जाए। तो अगर आप इंडिया में गोल्ड खरीदते तो 9.7% का रिटर्न आता है ईयर ऑन ईयर, डेट में 8.6 है और कैश में 7.2 है अगर आप पैसे हाथ में रखते तो क्या है कि यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि पूरी मार्केट कैसी रही है 1990 से लेकर अभी तक। ये डेटा काफी काम आता है समझने में कि पैसे कहाँ लगाने हैं। अगर मैं तुरंत लाइव देना चाहूँ तो इक्विटी में हमेशा डर होता है कि पैसे कम ना हो जाएं या पैसे आपका नुकसान में ना चले जाएं। तो ये बोलना चाहिए कि अगर आपका जो विंडो है इन्वेस्टमेंट का वो 10, 15, 20, 30 साल का है तो एक रिस्क फ्री जैसा एसेट क्लास है। अब यहाँ अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इंडेक्स की बात करेंगे तो सबसे सेफ रास्ता होता है। कोई भी कंपनी 10, 15, 20 साल में हो सकता है सेक्टर रोटेशन हो जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए। जैसे जो हमारे दादाजी रहे होंगे वो शायद ये बिलीव ना करते कि सारा बिजनेस डिजिटल में जा रहा होगा, वो शायद टीसीएस जैसी कंपनी में पैसा ना लगाते। और आज हम देख रहे हैं कि डिजिटली क्या क्या हो चुका है। हो सकता है फ्यूचर में कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए जो डिजिटल से भी ज्यादा एडवांस्ड हो और ज्यादा ग्रोथ वहां पर हो। तो इस केस में जब आप बहुत लंबी दूरी की जर्नी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में तो इंडेक्स फंड की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज कंपनियां आएंगी जाएंगी। इंडेक्स हमेशा बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज का एक ग्रुप होता है, तो वो मेंटेन रहेगा बहुत लंबी दूरी तक। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं कह रहा हूं कि इंडेक्स बहुत ही आसान रास्ता है जहां आप इक्विटी का फायदा उठाते हैं और साथ ही साथ इक्विटी के रिस्क से भी बच जाते हैं। तो एक डबल फायदे की अप्रोच हो गई है। हर बार ये अलग अलग सेक्टर कवर करते हैं। तो अगर आपको पता हो आरईआईटी क्या होता है तो वेल एंड गुड, वरना हम शॉर्ट में यहाँ को बता देंगे कि इसमें क्या होता है कि आप एक ग्रुप को कुछ पैसा देते हैं और फिर वो ग्रुप कुछ प्रॉपर्टीज खरीदता है, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है कॉर्पोरेट्स को, वहां से जो रेंट आता है उसका कुछ पैसा वो देता है इन्वेस्टर्स को। इस तरह से ऐसा हो गया कि घर को बिना खुद लिए आप उसके किराए से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये होता है आरईआईटी। इस पे हम डिटेल्ड वीडियो आगे बना देंगे। तो जैसे यहाँ पर इस एडिशन में इन्होंने इंडिया में आरईआईटीज की स्टडी की है, तो अभी 3 ही लिस्टेड आरईआईटीज है इंडिया में, एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रुकफील्ड। इस फाइल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा जिससे आप डिटेल में इसको स्टडी कर सकें और खुद की अंडरस्टैंडिंग से समझ सकें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। खुद पढ़ने से हमेशा बेहतर होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और क्या पता आप मेरे से भी बेहतर एनालिसिस खुद के लिए कर सकें। तो मैं सीधा फाइल आपको ये प्रोवाइड करा दूं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो तीनों का प्राइस मूवमेंट दिया हुआ है। हमने अपने टेक्निकल एनालिसिस के लेक्चर में समझाया था कि चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो एम्बेसी आप देखोगे कि मोर और लेस कंसोलिडेट किया है, जहां पर शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया है। माइंडस्पेस का भी वही हाल है और बुकफील्ड का तो खैर डाउन ट्रेंड ही कहेंगे लॉन्ग टर्म में। तो अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी करने के लिए अच्छा है बिकॉज यूएस में आरईआईटीज एक बहुत ही पॉपुलर एसेट क्लास है और वहां पे कॉम्पिटिटर्स भी ज्यादा हैं। तो फ्यूचर में जैसे ये स्पेस और डेवलप होगा और प्लेयर्स लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। मार्केट में हमेशा आने वाली अपॉर्चुनिटीज को पहले स्पॉट करना ही आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बनाता है। जब सब भीड़ में जा चुके हैं तब जाने से आप शायद उतना रिटर्न ना बना पाओ जितना आप तब बना लोगे जब आप प्रॉपर स्टडी करके समय आने के पहले ही जान जाओगे कि क्या बढ़ने वाला है, किस सेक्टर में ग्रोथ आने वाली है। अब इसी पीडीएफ में आपको सीखने को मिलता है कि अनलिस्टेड इक्विटी में क्या होता है। यहाँ पर हम कोई रिकमेंडेशन नहीं खोज रहे हैं इस पीडीएफ में, हम इकोनॉमी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली जोमेटो का आईपीओ आने वाला है और इन्फो एज ने जो नौकरी है इन्होंने इस कंपनी को बहुत पहले स्पॉट कर लिया था और उस टाइम इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट इसमें किया उसका बहुत भारी भरकम रिटर्न ये लेके आए हैं। तो इस एडिशन में ये भी एक स्टडी दी हुई है
कि आप कैसे बिजनेस को अर्ली स्पॉट कर सकते हैं और इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है अभी इन्वेस्टर्स का। तो कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जिनको हम वीसी बोलते हैं और कुछ पीई होते हैं, ये पैसे लगाते हैं स्टार्टअप्स में। उसका ट्रेंड भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सेम पीडीएफ में। यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि कोई जब स्टार्टअप होता है उसकी कंपनी की जो स्टेजेस होती हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्री सीड लेवल का मतलब होता है कि 5,000 से 500,000 यूएसडी की फंडिंग मिल चुकी है, इंडिविजुअल्स ने फंड किया है, एक राउंड हुआ है। सीड में क्या होता है, अमाउंट बढ़ जाती है, अर्ली ग्रोथ में अमाउंट यही बढ़ जाती है, लेट में अमाउंट और हाई हो जाती है, 20 से 50 मिलियन हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, वो आने वाले टाइम में लिस्ट होगा ही 3-4 साल में। तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, एक सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो आप आने वाले सेक्टर्स, आने वाले बिजनेस टाइम के पहले स्पॉट करके उसमें निवेश कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं बाकी लोगों से। अब देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि इन ट्रेंड से आप पता लगा सकते हैं कौन से सेक्टर में पैसा ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक ग्राफ दिया है, सेक्टर ट्रेंड दिया है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कितना पैसा आ रहा है इन्वेस्टर्स का। पीईवीसी को आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स मान लीजिए। तो आप लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने यूएसडी मिलियन डॉलर्स में कैटेगराइज कर रखा है किस किस सेक्टर में कितना पैसा आया है। तो 2019 वाला जो बार है वो लाल है, 2020 का जो है थोड़ा ग्रेइश कलर का है। तो अगर आप लाल वाला बार देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पैसा आया था 2019 में, 2020 में ये बहुत कम हो गया है। 2020 में अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा पैसा कहाँ आया है, तो वो दिख रहा है टेलीकॉम सेक्टर। ये डेटा थोड़ा सा बायस हो सकता है बिकॉज जियो में पिछली बार बहुत फंडिंग आई थी और भारतीय एयरटेल को भी काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। उस कारण से इस सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है मिलियन डॉलर्स में। और जैसा कि मैंने मेंशन किया कि कोविड के कारण चीजें डिजिटल हो रही हैं, तो जो टेलीकॉम की बात हम करते हैं तो जितने भी वाईफाई हो गए, डिवाइसेस हो गए, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, वो सब टेलीकॉम सेक्टर में आते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा यहाँ पर आ रहा है। तो इससे आपको एक थॉट प्रोसेस समझ में आता है इन्वेस्टर्स का। जब बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनियां इन सेक्टर पे फोकस कर रही हैं तो बेशक कुछ तो बेहतर होगा। मैं यहाँ पर हमारी आपकी तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एनालाइज किया जाए डेटा को। राइट साइड में क्या है, नंबर ऑफ डील्स से कैटेगराइज किया हुआ है कि किस सेक्टर में कितनी डील हुई। लेफ्ट में पैसे थे, राइट में केवल नंबर काउंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में और टेक्नोलॉजी में काफी हाई एंड पर है। ग्रे वाला बार जो 2020 का है, 144 डील्स हुई हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में और टेक्नोलॉजी में 140 हुई हैं। मतलब सेक्टर की ग्रोथ इंडिया में देखी जा रही है इन्वेस्टर्स के द्वारा। और यहाँ पर क्या होता है कि आप डेटा रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे मिलियन डॉलर्स में टेलीकॉम 2020 में बहुत ज्यादा था, और अगर आप राइट साइड चार्ट देखोगे तो नंबर ऑफ डील्स तो केवल 13 ही हैं। मतलब कम डीलें हुई हैं बट बड़ी बड़ी साइज की हुई हैं। तो एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए जिससे आप उस तरह से सोच पाए कि कौन से सेक्टर में आप ज्यादा स्कोप देख रहे हैं फ्यूचर में। जैसे राइट साइड में नंबर ऑफ डील्स की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाई लिखाई का जो एडटेक चल रहा है उसमें टोटल 71 डील्स हुई हैं इस साल। लास्ट ईयर केवल 39 डील्स थी। तो इस तरह से क्या होता है कि आप बहुत सारे सेक्टर सामने रख के समझ सकते हैं। अभी हम केवल 11वें पेज पर आए हैं और इतनी नॉलेज आ चुकी है, जबकि मैं चीजें स्किप करता चल रहा हूँ जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि रिसेंटली काफी एनएफओज आए थे, तो काफी वीडियोस आ रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टिंग पे, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हमेशा अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो हमेशा बेहतर होता है कि अपने देश के अलावा बाकी इकोनॉमी में भी कुछ पैसा लगा दिया जाए जिससे वहां का भी बेनिफिट मिल जाए। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या होता है कि मान लीजिए एक साल इंडिया में कुछ गड़बड़ हो गया, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है, उस साल आपने किसी और देश में पैसा लगाया हुआ है जहां की इकोनॉमी ओके कर रही है, तो आपके पोर्टफोलियो को वो संभाल लेगा। तो आप इस तरह से मान लीजिए कि कोई एक क्रिकेट टीम है, जैसे मुंबई इंडियंस की क्रिकेट टीम काफी पॉपुलर है, कभी पोलार्ड जिता रहा है, कभी रोहित शर्मा जिता रहा है, कभी हार्दिक पांड्या जिता रहा है। तो टी20 में काफी सिंगल मैच विनर्स होते हैं जो अपने दम पे मैच जिता देते हैं। वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन का रोल होता है कि कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए आपकी पूरी टीम में, पूरे पोर्टफोलियो में, जो आपके पोर्टफोलियो को साल दर साल जिताता रहे। तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी कहीं ना कहीं वही एक रास्ता है डाइवर्सिफिकेशन का। यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन कर रखा है इंडिसेस का। तो S&P 500 यूएस का काफी पॉपुलर इंडेक्स फंड है, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500। इसमें 500 कंपनियां टॉप की यूएस की हैं। इसका 10 ईयर CAGR अगेन रिटर्न हो गया वो 11.6% है। निफ्टी का 9.7 है। तो आप देख रहे हो कि लगभग 2% से ज्यादा है यूएस का। तो अगर वहां पर पैसा लगाया जाए तो रिटर्न और ज्यादा आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा वहां पर लगा दीजिए, निफ्टी में रहिए, कुछ पार्ट वहां पर भी होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर का नहीं पता कौन सी इकोनॉमी किधर जाएगी, कौन सी बढ़ जाएगी, कौन सी घट जाएगी। तो एक बैलेंसिंग जरूरी है।
MSCI क्या है? ये पूरा ग्लोबल एक इंडेक्स है। मॉर्गन स्टैनली क्या करता है कि इकोनॉमीज़ पढ़ने के लिए इंडेक्स बनाता है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो यूएस में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, उनके लिए इंडिविजुअली स्टॉक स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मॉर्गन स्टैनली जैसे जो बड़े ग्रुप हैं, ये इंडेक्स बना के रखते हैं, यहाँ पर नई-नई कंपनियाँ डालते रहते हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होती है। तो अगर मैं यूएस का इन्वेस्टर हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे इंडिया के किसी स्मॉल कैप में पैसा डालना है, तो मैं इंडिया की पूरी मार्केट स्टडी करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो ऐसे बड़े-बड़े ग्रुप्स के इंडेक्स उठाते हैं और देखते हैं उसमें कौन-कौन से स्मॉल कैप हैं। जैसे मॉर्गन स्टैनली का एक स्मॉल कैप इंडेक्स भी है। वहाँ पे मैंने देखी 2 कंपनियाँ जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, उसके थ्रू मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो वैसे ही एमएससीआई का एक वर्ल्ड इंडेक्स है, उसका 7.7 है, निफ्टी से कम रिटर्न है और इमर्जिंग इंडिसेस जो हैं, उनके भी रिटर्न्स थोड़ा-सा कम है। तो यहाँ पर आप एक स्टडी कर सकते हैं कंपैरेटिव। अब सेम पीडीएफ में क्या होता है कि 2 तरह के डेटा होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो होता है छोटा, आपके देश में क्या हो रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक होता है कि पूरे ग्लोबल स्टेज पे क्या हो रहा है। कहीं न कहीं इन दोनों फैक्टर्स का फ़र्क पड़ता है इक्विटी मार्केट्स पर। तो इन दोनों की नॉलेज रखना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सेम पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कि स्टिमुलस कितना आया, गवर्नमेंट कितना पैसा इक्विटी में डाल रही है। जब स्टिमुलस ज़्यादा आता है, तो मार्केट्स रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज़ ज़्यादा पैसा मार्केट में है, ग्रोथ आती है ज़्यादा, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ। बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आया, उसने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया पूरे साल भर। और जैसे यहाँ पर क्रिप्टो की भी न्यूज़ है, आपको इंडियन इकोनॉमी की न्यूज़ है, तो ऐसे आप इस पूरे पीडीएफ को स्टडी कर सकते हैं और रेलेवेंट डेटा निकाल सकते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो शायद पूरा दिन बीत जाएगा। हम आपको इसके लिंक दे देंगे। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और आप अपनी स्ट्रैटेजी इसके तहत डिवाइस कर सकते हैं और इससे सीख के आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर पैसा लगाना आप उचित समझते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो को और कॉम्प्लिकेट आपके लिए नहीं करूँगा। मैंने शुरुआत के 12 पेज क्विकली ब्राउज़ थ्रू करके आपको बताया कि कैसे आप स्टडीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें सब्सक्राइब करिए। हम कोशिश करेंगे ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स हमारी पूरी इंडस्ट्री से लेके आने को, और आप किस-किस को फ़ॉलो कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके और आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकें। India lift the World Cup after 28 years.